अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी किडनी के फंक्शंस को देखना है कि किडनी क्या काम करती है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था और किडनी का इनर स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी आउटर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा था बेसिक, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को पढ़ा था। नेफ्रॉन बेसिकली किडनी का वो फंक्शनल यूनिट है जो इसके सारे काम परफॉर्म करवाता है, जो इसके मेन मेजर फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। तो आज हमने वही फंक्शंस देखने हैं किडनी के कि वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं और कौन कौन से वो फंक्शंस हैं। तो किडनी के बेसिक फंक्शंस का तो हमें पता है कि वो हमारे मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, उसको ब्लड के अंदर से निकालता है और उसको यूरन बनाकर यूरन के अंदर डालकर बॉडी से बाहर निकाल देता है। यानी जो किडनी का यूरन फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हमने स्टडी करना है कि यूरन किस तरह बनता है। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके 3 मेजर स्टेप्स हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बचे किडनी जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन के साथ साथ, यानी यूरिन को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का भी काम करती है, यानी बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करती है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है, तो ये डाइल्यूट यूरिन बनाती है जिसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होगी और सॉल्ट्स की मिकदार कम होगी, जिसको हम हाइपोटोनिक कंडीशन बोलते हैं। लेकिन जब पानी की मिकदार बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम होगी और सॉल्ट्स या शुगर्स की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में जब हम या तो पानी कम पी रहे होते हैं या फिर हमने रोजा वगैरह रखा होता है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन को हाइपरटोनिक बोलते हैं। इसके अंदर बॉडी या किडनीज जो हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जो गाढ़ा येलो कलर का यूरिन होता है, लेकिन जो डाइल्यूट यूरिन होता है वो व्हाइटिश मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट कलर का और पतला होता है। सबसे पहला जो यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसा कि हम लोगों ने नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि सबसे पहले वहां पर ग्लोमेरुलस मौजूद होता है नेफ्रॉन के अंदर, उसके बाद ट्यूब्स होती हैं, लूप ऑफ हेनले होता है और फिर वो जो है यूरिटर की तरफ चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिलके। तो सबसे पहले ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के अंदर। तो ग्लोमेरुलस के अंदर आने के 2 रास्ते होते हैं, मतलब ब्लड के 2 रास्ते होते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल और ईफेरेंट आर्ट्रियोल, यानी एक आने वाला रास्ता और एक जाने वाला रास्ता। अब होता यह है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हमारी बॉडी इतनी बारीकी के साथ इसको फिल्टर करती है ब्लड को कि हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो ईफेरेंट आर्ट्रियोल हैं जहां से ब्लड ने निकलना होता है वो नैरो होती हैं, यानी तंग होती हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल्स के मुकाबले। यानी जिस रास्ते ब्लड आया है वो रास्ता बड़ा है और जिससे जाना है वो रास्ता छोटा है। तो जब जो रास्ता खुला है जहां से ब्लड आया है यानी एफेरेंट आर्ट्रियोल से, और जिस रास्ते से उसने जाना है वो रास्ता बहुत तंग है, तो वहां पर क्या होता है ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड का, जिसकी वजह से ब्लड जो है वहां से स्टेनर से गुजरता है और अपना जो सारा मटेरियल है उसको स्टेन करके बोमेंस कैप्सूल के अंदर फेंक देता है इस हाई प्रेशर की वजह से। अब उस मटेरियल के अंदर क्या क्या होता है? वाटर होता है, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स एंड वेरियस साल्ट्स, जिसके अंदर सोडियम, पोटाशियम और क्लोरीन होता है। ये सारा कुछ ब्लड से निकल के बोमेंस कैप्सूल के अंदर चला जाता है। अब जो सारा मटेरियल निकला है ब्लड के अंदर से, वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर चला गया है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, क्योंकि वो फिल्टर होके आया ना और ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आया, तो इसलिए हम उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अमाउंट बताई है, कहता है कि 1/5 20% ऑफ द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, यानी अगर ये ब्लड है, एक कंटेनर में आप ब्लड लें और इसके 5 हिस्से करें, तो जो 5वां हिस्सा है ब्लड का, ब्लड के लिक्विड का जो 5वां हिस्सा है, ये हमेशा फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है और बाकी जो ये 4 पोर्शन है ये बच जाते हैं पीछे ही। ये जो चौथा मतलब 5वां हिस्सा है यानी कि 20% है इसका, ये सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। अब जो पीछे चीजें बच जाती हैं वो है प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू पास थ्रू कैपिलरी वॉल्स। अब ये इतनी बड़ी होती हैं कि ये जो है ये ब्लड के अंदर ही मौजूद रहती हैं, सो दीज स्ट्रक्चर रिमेन इन द ब्लड। अब होता भी ये है कि ये जो ब्लड का स्ट्रक्चर है ना, ये उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन और रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह।
तो अगर ये भी हमारी बॉडी से निकल जाएंगे, ब्लड से निकल जाएंगे, तो पीछे ब्लड तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड का जो 80% हिस्सा है वो इसके स्ट्रक्चर से ही बना है ना, प्लाज्मा प्रोटीन से और रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह से। तो ये जो सारा मटेरियल है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और ब्लड सेल्स, ये जो है हमारे ब्लड के अंदर ही रहते हैं, जबकि जो सॉल्ट्स वगैरह हैं या जो चीजें हैं ग्लूकोज वगैरह ये निकल जाती हैं, और इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब बच्चे जब वो सारा मटेरियल निकल के बोमेंस कैप्सूल में आ गया, तो अब आप यहाँ पर नोट करें कि ये वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और वेरियस सॉल्ट्स, ये तो सारी चीजें वो थी जो हमें चाहिए सिवाय यूरिया के। यूरिया को सिर्फ हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, जबकि ग्लूकोज भी हमें चाहिए, अमाइनो एसिड्स भी हमें चाहिए, विटामिन्स भी हमें चाहिए और सॉल्ट्स भी चाहिए। तो आपने नोट किया है कि प्रेशर की वजह से, प्रेशर इतना ज्यादा तेज था कि जो चीजें हमें चाहिए वो भी निकल कर बोमेंस कैप्सूल में आ गई हैं। तो इन चीजों को अब दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना है हमने अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर ये चीजें भी हमारी बॉडी से बाहर निकल गई तो फिर तो हमारी बॉडी किसी काम की ही नहीं रहेगी और इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसलिए जो उससे अगला वाला स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव यानी कुछ चीजों की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ चीजों की दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। The glomerular filtrate contains not only waste but also vital nutrients that body cannot afford to lose, यानी कि वही nutrients like glucose, amino acids, vitamins वगैरह जिनको हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती लूज करना, अगर उनको लूज कर देगी तो हमारी बॉडी के पास कुछ भी नहीं बचेगा जिंदा रहने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवानी है, जिसको हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच यूजफुल मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीनल ट्यूबुल बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब जब मैंने आपको नेफ्रॉन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखें आप, नेफ्रॉन जब मैंने आपको स्टडी करवाया था तो इसके अंदर हमने देखा था कि कुछ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं यहाँ पर। अब देखें बच्चे, गौर से आपने इसको समझना है। जब यहाँ से बॉम एंड कैप्सूल से मटेरियल आ गया इसके अंदर, अगर तो बच्चे ये इसके अंदर से ऐसे ही निकल जाएगा तो फिर तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ मौजूद होती हैं, आर्टरीज मौजूद होती हैं, ब्लड की, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जिनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। इनका यही काम होता है कि जो भी यहाँ पर मटेरियल आया है उसको अपने अंदर ये फौरन से रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि ये चीजें हमारी जो जरूरी हैं वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाएं और हमारी इस वाली यानी कलेक्टिंग डक्ट से बाहर ना जा पाए। तो इन्हीं जो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इन्हीं कैपिलरीज को बोलते हैं जो यहाँ पर मौजूद होती हैं इन ट्यूब्स के साथ साथ, रीनल ट्यूब्स वाले पोर्शन के साथ साथ। तो यही उन्होंने बताया है कि ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीनल ट्यूबुल बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो सबसे पहले आता है बच्चे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पर मोस्टली हर चीज की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है जो हमें चाहिए। About 75% of the water returns from the filtrate to the capillaries by osmosis. Peritubular proximal convoluted tubule के अंदर osmosis होती है, जिसकी वजह से 75% जो वाटर है वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। Glucose, amino acid and salt, sodium, potassium and calcium are returned from proximal convoluted tubule to the blood by active transport. तो अब ये जो चीजें हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और सोडियम वगैरह, इनको हमारी बॉडी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी जबरदस्ती पुश करके एनर्जी लगाकर ब्लड के अंदर शामिल करती है ताकि ये हमारी बॉडी से बाहर ना निकल जाएं। एज द फिल्ट्रेट मूव्स मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब। जैसे जैसे वो गुजरता जाता है फिल्ट्रेट वाला मटेरियल, तो बहुत ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होता जाता है हमारी बॉडी के अंदर। मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अच्छा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद आता है ना ये वाला पोर्शन लूप ऑफ हेनले का, तो ये वाला जो डिसेंडिंग होता है और ये वाला एसेंडिंग होता है। तो यहाँ से जब फिल्ट्रेट गुजर के इधर आया डिसेंडिंग लूप में, तो यहाँ पर मजीद पानी जो है रीअब्सॉर्ब हो गया। उसके बाद एसेंडिंग लिम्ब है। एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं जी इम्परमिएबल होती है वाटर की, यानी ये वाटर को अपने अंदर से नहीं निकलने देती क्योंकि ये इम्परमिएबल होती है, लेकिन ये क्या करती है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है साल्ट्स को। साल्ट को इतना ट्रांसपोर्ट करती है कि खुद से बाहर निकाल के मेडुला के अंदर फेंक देती है। अब इसकी साल्ट्स को मेडुला के अंदर फेंकने की वजह क्या होती है? ये मेडुला के अंदर साल्ट्स को इसलिए फेंकती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे मेडुला के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए और वहां पर जो मौजूद उसके इर्द गिर्द पानी है
कैपिलरीज के अंदर यानी उसके कलेक्टिंग डक्ट वगैरह के अंदर वो दोबारा से निकलकर ब्लड वेजल्स के अंदर चला जाए यानी ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाए ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस तो आपको पता है ना, जब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मेडुला के अंदर तो मेडुला के अंदर वाटर फिर आएगा, कैपिलरीज से बाहर निकलेगा, मेडुला के अंदर आएगा और मेडुला के इर्द गिर्द जो वेजा रेक्टा है ना, यानी कि जो ब्लड वेजल्स हैं जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ हैं, पैरेलल हैं, वो इनको चूस लेंगी अपने अंदर पानी को और पानी जो है उनके अंदर चला जाएगा, बजाय कि पानी बाहर निकलता तो उसके थ्रू कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, तो पानी जो है वो मेडुला के अंदर आ गया ऑस्मोसिस की वजह से और वहां से रीअब्सॉर्ब होके ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला गया। उसके बाद बच्चे उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल है यहाँ पर क्या होता है, एसेंडिंग लिम्ब का तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, वाटर नहीं निकलता लेकिन सॉल्ट्स निकलते हैं। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल में होता है कि वाटर और सॉल्ट्स जो हैं वो दोबारा से एब्जॉर्ब्ड होते हैं फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल, इसमें और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फाइनली बारी आती है कलेक्टिंग डक्ट की। ये एक लास्ट पार्ट है जहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के बाद आ जाता है हिस्सा यूरिटर वाला। यूरिटर में फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी क्योंकि यूरिटर से जो सारा मटेरियल जाना है वो यूराइनरी ब्लैडर के अंदर जाना है और उसने बाहर निकलना है, तो जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो कलेक्टिंग डक्ट से पीछे पीछे वाले पोर्शन में हो जाती है और जिसकी मदद से हमारा पानी जो है बॉडी से निकलने से, जाया होने से बच जाता है और हमारे सॉल्ट्स वगैरह भी जो हमें चाहिए वो मिल जाते हैं, जो नहीं चाहिए वो हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमने रीअब्जॉर्प्शन कर ली है, जो चीजें हमें चाहिए वो हमने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करा ली हैं, तो अब पीछे वो चीजें बची हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनका क्या करना है अब हमने, उसके लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। ट्यूबुलर नाम से ही जाहिर है, ट्यूब और सिक्रीशन मतलब कोई चीज निकालना, सीक्रेट यानी उल्ट करना। रीअब्जॉर्प्शन के ऑपोजिट है, रीअब्जॉर्प्शन होता है अपने अंदर जज्ब करना, जबकि सिक्रीशन का मतलब होता है अपने अंदर से बाहर निकालना, यानी ट्यूब्स अपने अंदर से कोई ना कोई चीज बाहर निकालती हैं। तो पढ़ते हैं क्या निकालती हैं। In this process, the epithelial cells of distal convoluted tubule, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल के एपिथेलियल सेल्स हैं यानी उसकी ऊपर वाली सतह के अंदर जो सेल्स हैं वो जितना भी मटेरियल है अपने आसपास ब्लड के अंदर वो लेते हैं और उसको फिल्ट्रेट में यानी यूरिन के अंदर फेंक देते हैं। अब वही बात है ना कि जो मटेरियल नहीं चाहिए लाइक यूरिया हो गया या कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयंस है, अमोनियम है, पोटाशियम आयंस है, या कुछ टॉक्सिन्स हैं यूरिया वगैरह, या कुछ ड्रग्स रिसाइड्स हैं। ड्रग्स रिसाइड्स का मतलब होता है इनका बचा हुआ मटेरियल जो हम दवाइयां खाते हैं लाइक पेनिसिलिन वगैरह। अब ये चीजें हमें नहीं चाहिए लेकिन ये भी ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, तो फिर यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल क्या करती है, उसके जो सेल्स हैं वो इन चीजों को वहां से निकालते हैं ब्लड के अंदर से जबरदस्ती और इनको फिल्ट्रेट के अंदर फेंक देते हैं। यानी फिल्ट्रेट वो जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मौजूद होता है यूरिन की सूरत में, जिसने बाद में यूरिन की सूरत में बाहर निकलना होता है, वहां पर फेंक देते हैं। क्योंकि बच्चे अगर हमारी बॉडी से हाइड्रोजन आयंस नहीं निकलेंगे तो हमारे ब्लड की पीएच जो है वो ज्यादा हो जाएगी, हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा। अमोनियम अगर नहीं निकला तो ये भी टॉक्सिक है, इसकी वजह से भी पीएच ज्यादा हो सकती है। पोटाशियम आयंस भी पीएच को ज्यादा करते हैं और जितने भी दवाइयों के जो बाकियात हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, तो यहाँ से इस वजह से ये बाहर निकल जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू। कहता है थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस द किडनी प्ले रोल इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड, यानी कि जो ब्लड की पीएच है वो हमारी बॉडी के अंदर होती है 7.4, ना एसिडिक होती है और ना बेसिक होती है, बल्कि थोड़ी सी स्लाइटली बेसिक ही है, एसिडिक नहीं है, क्योंकि 7 जो है ये न्यूट्रल होता है और 7 से अगर ऊपर चला जाए तो ये बेसिक होता है, तो ये थोड़ा सा बेसिक ही होता है, ज्यादा एसिडिक नहीं होता। लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस है हमारी बॉडी के अंदर वो एसिडिटी का काम करते हैं, एसिड को बढ़ाने में यानी एसिडिटी को बढ़ाने में। तो अगर हम हाइड्रोजन आयंस टाइम पर अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे या हमारी किडनी बाहर नहीं निकालेगी तो हमारी ब्लड की पीएच जो है बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा। अब देखिए बच्चे, जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने रीअब्सॉर्ब कर ली हैं, जो चीजें नहीं चाहिए थी हाइड्रोजन आयंस वगैरह वो हमने फिल्ट्रेट के अंदर फेंक दी हैं, उस मटेरियल के अंदर फेंक दी हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब वहां से बनना क्या है, यूरिन बनना है, यानी कि यूरिन बन चुका है लेकिन सिर्फ उसने बाहर निकलना है, एलिमिनेशन होनी है। तो अब वो देखते हैं कि यूरिन की एलिमिनेशन कैसे होती है। एलिमिनेशन ऑफ यूरिन यानी यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना।
क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट से हमारा यूरिन फ्लो करता है रीनल पेल्विस की तरफ। रीनल पेल्विस आपको पता है ना, किडनी का वो वाला पोर्शन होता है जहां से पेल्विस यूरिटर में कन्वर्ट होता है, और पेल्विस से जाता है यूरिटर के अंदर, और यूरिटर उसको ले जाता है यूराइनरी ब्लैडर के अंदर, यानी हमारे मसाने के अंदर। यानी एक नेफ्रॉन से ये जो मटेरियल है, यूरिन है हमारा, ये चला जाता है यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूराइनरी ब्लैडर को कोई हाथ पांव तो लगे नहीं हुए कि वो यूरिन को पकड़ पकड़ के बाहर निकालेंगे। वहां पर मौजूद होते हैं मसल्स जो करवाते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो सुकड़ता है यूराइनरी ब्लैडर। जब वो सुकड़ता है तो यूरिन फोर्स होके हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि यूरिन की एलिमिनेशन हो गई है। अब वो बता रहे हैं कि अ नॉर्मल एडल्ट एलिमिनेट्स फ्रॉम 1 to 2 लीटर यूरिन ऑफ द डे। एक जो नॉर्मल इंसान है, एडल्ट है, वो 1 से 2 लीटर यूरिन एक दिन में पास आउट करता है अपनी बॉडी से। लेकिन ये जो अमाउंट है बच्चे, ये वेरिएबल है, यानी कि ये चेंज हो सकती है, क्योंकि ये सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बहुत से फैक्टर्स पे। उसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है हाइड्रेटिंग, यानी हाइड्रेशन। अगर आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ज्यादा यूरिन निकलेगा। बाजू का ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही ज्यादा पानी पी लेते हैं तो 1 या 2 लीटर से ज्यादा भी निकल सकता है यूरिन। तो जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा यूरिन, जितना कम पानी उतना कम यूरिन होगा। उसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो है डाइट्स। अगर हम डाइट में ज्यादा सॉल्ट ले रहे हैं तो वो भी वाटर को क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, ताकि बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो ज्यादा नमकीन ना हो। और क्या होता है इसके नतीजे में कि यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। कभी आपने नोट किया है ना, जब हम कोई नमकीन चीज खाते हैं, लेज वगैरह, तो हमें प्यास ज्यादा लगती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी की जरूरत होती है। तो इस नतीजे में फिर क्या होता है कि यूरिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पानी बॉडी को ज्यादा चाहिए होता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है फिजिकल एक्सरसाइज लीड्स टू वाटर लॉस थ्रू रेस्पिरेशन एंड परस्पायरेशन। यानी जब हम फिजिकल काम करते हैं तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होती है। रेस्पिरेशन ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की नीड बहुत ज्यादा होती है। जितना ज्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है तो उतना ही ज्यादा वो जो है वाटर यूटिलाइज हो जाता है बॉडी के अंदर। उसके अलावा परस्पायरेशन, परस्पायरेशन यानी कि पसीना, पसीने के थ्रू भी बाहर निकल आता है, विच जनरली डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर चौथा फैक्टर है हॉट वेदर। यानी गर्मियों के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी पसीना प्रोड्यूस कर रही होती है, पसीने के जरिए हमारे पानी को बाहर निकाल रही होती है, तो हमारी किडनीज ने पानी को फिर बचाना होता है, कंजर्व करना होता है। तो किडनीज क्या करती हैं, फिर बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, और वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। तो बच्चे आज का टॉपिक आपको यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो अगर इस टॉपिक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बच्चे ये टॉपिक जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आपसे पूछा जा सकता है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेटली भी चीजें पूछी जा सकती हैं, लाइक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो एमसीक्यूज हैं वो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ। अबाउट 1/5 20% ऑफ द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, ये एक एमसीक्यूज है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, कहाँ से निकलता है, ये भी एक एमसीक्यूज है, और कहाँ पर जाता है, बोमेंस कैप्सूल में जाता है। उसके अलावा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। और इसमें से यहाँ से अबाउट 75% ऑफ द वाटर रिटर्न्स फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द कैपिलरीज बाय ऑस्मोसिस, ये एमसीक्यूज है, मार्क कर लीजिए। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपने ये इनकी ना रीअब्जॉर्प्शन की जगह याद रखनी है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, डी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या एब्जॉर्ब होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारे आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, लाइक एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा आयन है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करने में हेल्प आउट करता है। तो आपने बताना है कि एसिड बेस बैलेंस में हेल्प आउट करता है, यानी कि अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा एनवायरनमेंट, अगर कम होगा तो बेसिक हो जाएगा। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक 1 से 2 लीटर ऑफ यूरिन अ डे, ये भी एमसीक्यूज है।
उसके अलावा ये जो फैक्टर्स हैं बच्चे, ये फैक्टर्स भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछे जा सकते हैं। आपने 4 फैक्टर बताने हैं, हाइड्रेटिंग, उसके बाद सॉल्ट वाली डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और हॉट वेदर, ये 4 फैक्टर्स हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।